Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम आ रहे हैं सितंबर में और फुल मार्क्स का टारगेट रखते हुए हम लोग एक एक चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स को फिर से रिकॉल करेंगे। मैं एक चैप्टर की एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारे कंसेप्ट्स कवर करूंगा और उसके बाद एक वीडियो में हम लोग उस चैप्टर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर उस चैप्टर में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं तो, वैसे ऑलमोस्ट हर चैप्टर में होते ही हैं, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हम लोग साथ साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक क्लास में एक चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स, उसकी दूसरी क्लास में उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बस आप इतना कर जाओ जितना मैं आप लोगों को इस पूरे सीरीज में करवाऊंगा, इतना बहुत है फुल मार्क्स लाने के लिए अकाउंट्स। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सबसे पहला चैप्टर शुरू करते हैं क्लास 12th का, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जितना ज्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। तो पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। मैं अपने नोट्स बना रखे हैं, मैं उसी को शेयर करूंगा। सारी चीजें यहाँ पर लिखता रहूंगा तो वीडियो जबरदस्ती लंबी होगी और आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। जो चीज मुझे लिखने का लगेगा कि लिखनी है वो लिखूंगा, बाकी चीजें मैं आपको यहाँ पर शो होती रहेंगी। मैंने नोट्स बना रखे हैं इसके। तो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में चलते हैं। एक वीडियो में अगर हमें सारे कंसेप्ट्स इस चैप्टर के डिस्कस करने हैं तो शुरुआत करते हैं। पार्टनरशिप होती क्या है? देखिए, पार्टनरशिप के लिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। इट इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स who have agreed to share profits of the firm carried on by all or any of them acting for all। क्या मतलब हुआ? It is the relation between two or more persons, दो या दो से ज्यादा। इसका मतलब पार्टनरशिप में मिनिमम पार्टनर्स कितने हो गए? दो। मैक्सिमम कितने होते हैं? लिख लीजिए, कंपनी के रूल्स के हिसाब से, कंपनीज रूल्स के हिसाब से मैक्सिमम पार्टनर होने चाहिए, जो हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम पार्टनर है 50। कंपनीज एक्ट में लिखा था 100 हो सकते हैं, उसके बाद आए कंपनी रूल्स जिसमें लिखा है 50। अब यहाँ पर आपको एक डाउट आ सकता है छोटा सा, कि कंपनी में लिखा है पार्टनरशिप के बारे में, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नहीं लिखा। नहीं, उसमें नहीं लिखा। एक्चुअली कंपनी में क्या लिखा है कि इतने से ज्यादा अगर लोग साथ मिलके काम करेंगे, शेयर करेंगे प्रॉफिट्स वगैरह में और कैपिटल में, मतलब, तो उस केस में उनको कंपनी बनानी पड़ेगी। 50 से ज्यादा अगर लोग हो जाते हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं बना सकते, उनको कंपनी बनानी पड़ेगी। तो वहां इस तरीके से लिखा हुआ। इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या हुआ कि मैक्सिमम पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फर्म में कितने हो सकते हैं? 50। समझ में आई बात? तो टू और मोर पार्टनर्स, मोर हियर मींस 50, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। यहां पर कह रहे हैं प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, लॉस की बात नहीं कर रहा। कुछ ऐसे पार्टनर हो सकते हैं जो लॉस में शेयर ना करें। ठीक है, उन्होंने कंडीशन रखी हो कि भाई हम सिर्फ प्रॉफिट में शेयर करेंगे। आपने बिजनेस स्टडीज में वैसे टाइप ऑफ पार्टनर्स पढ़े ही होंगे, तो उसमें भी आता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स लॉस भी शेयर करें। ठीक है, तो इसलिए लिखा है हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, लॉस की जरूरत नहीं है। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सब कैरी कर रहे हैं या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जरूरी नहीं है कि सब उसको कैरी कर रहे हैं। मतलब क्या है इसका? ऐसा जरूरी नहीं है कि सब मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, सारे पार्टनर्स एक्टिव हों, ऐसा नहीं है। कुछ पार्टनर्स स्लीपिंग पार्टनर्स भी हो सकते हैं, जिनका सिर्फ नाम चल रहा है या जिन्होंने सिर्फ कैपिटल दे दी कि बस आप बिजनेस चलाओ, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बिजनेस में रोज आए, डिसीजंस वगैरह लें, बिजनेस में बैठे, ऐसा टाइम उनके पास नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि सारे लोग कैरी करें, ये भी हो सकता है कि सिर्फ कुछ लोग उसमें से बिजनेस को कैरी कर रहे हैं। आई बात समझ में? डेफिनेशन समझ में आ गई पार्टनरशिप की आपको? नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड क्या होती है? बिजनेस स्टडीज में 11th में पढ़ा है आप लोगों ने। एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप के सारे पूरा रिलेशन लिखा जाता है कि पार्टनरशिप में वो लोग क्या क्या करेंगे, क्या क्या पार्टनर्स का नाम है, क्या उनका पता है, किस चीज का बिजनेस है,
उनके बीच में क्या रिलेशंस रहने वाले हैं। अब रिलेशन मतलब क्या होता है, देखिए ये तो ठीक है कि एक प्रॉफिट शेयर करना है उनको, तो प्रॉफिट तो होगा ही, और कितनी कैपिटल लेकर आएंगे ये सब चीजें लिखते हैं। लेकिन प्रॉफिट के अलावा भी पार्टनर्स को कुछ और चीजें मिलती है। जैसे क्या होता है, प्रॉफिट के अलावा अदर देन प्रॉफिट शेयर, अदर देन प्रॉफिट शेयर पार्टनर्स ऑल्सो गेट, क्या क्या मिल सकता है उनको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को मोटिवेट करने के लिए कि आप ज्यादा से ज्यादा कैपिटल लेके आओ। हम फर्म में क्या रख दें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% मिलेगा, तो कोई पार्टनर ये सोचेगा कि घर में पैसा रखने से बढ़िया तो फर्म में रखो, कम से कम 5% इंटरेस्ट तो आ रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलता है प्रॉफिट के अलावा। मतलब ये सब चीजें डीड में लिखी होंगी तो मिलती रहेंगी। अभी हम बात करेंगे इन सब के बारे में। मैं ये बता रहा हूँ कि डीड में क्या क्या लिखा होता है। तो प्रॉफिट का लिखा होगा क्या शेयर, क्या प्रोपोर्शन रहने वाला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को सैलरी मिल सकती है। जैसे अगर कोई एक्टिव पार्टनर है तो एक्टिव पार्टनर को भाई वो बेचारा रोज बिजनेस में आता है, काम करता है, तो प्रॉफिट तो सबको मिल भी रहा है वैसे भी, तो उसको मिल रहा है तो कौन सी बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो कहेगा कि मैं बिजनेस में एक कर्मचारी की तरह रोज आ रहा हूँ जा रहा हूँ, तो इसके अलावा भी कुछ मिलना चाहिए। तो उस पार्टनर को क्या मिलेगी, एक्टिव पार्टनर को सैलरी। अगर पार्टनर बिजनेस दिलाता है फर्म को तो उसको कमीशन, कमीशन टू पार्टनर। ठीक है। अब पार्टनर से कुछ ले भी सकते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर उसने ड्राइंग्स करी फर्म में तो फर्म उस पर क्या चार्ज करेगी, इंटरेस्ट। ये सारी चीजें क्या रेट रहने वाला है इस सब चीजों का, ये सब चीजें डीड में लिखी जाती है। समझ में आ गया। तो डीड इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग पर्टिकुलर्स अबाउट पार्टनरशिप लाइक नेम ऑफ पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्सेट्रा। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, डीड समझ में आई क्या होती है। आइए नेक्स्ट इसमें क्या इंपॉर्टेंट है देखिए। अगर डीड साइलेंट हो, अगर डीड साइलेंट हो तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, या तो डीड साइलेंट हो या फिर डीड हो ही ना। डीड साइलेंट हो और डीड ना हो उसमें फर्क क्या है, डीड नहीं है तो फिर तो बिल्कुल है ही नहीं। और अगर डीड साइलेंट है का क्या मतलब है, जिस बारे में हम बात कर रहे हैं अभी, जैसे अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, और वो चीज डीड में उन्होंने लिखी नहीं, उसके बारे में डीड साइलेंट है, मतलब कुछ लिखा नहीं हुआ उसके बारे में, उसको बोलते साइलेंट होना। ठीक है। तो अगर डीड साइलेंट है या डीड है ही नहीं, तो उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे अपने आप आपकी फर्म पर। ठीक है। वो प्रोविजंस क्या कहते हैं वो डिस्कस करते हैं। उस प्रोविजंस के हिसाब से जो प्रॉफिट यह लिख रखा है तो सीधा वहीं से पढ़वा देता हूं। उस प्रोविजंस के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा पार्टनर्स को, निल। या तो आप लिख देते अपनी डीड में, अब आपने लिखा नहीं तो छोड़ो, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है। आपको चाहिए था तो आप डीड में लिखते। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना चार्ज करेंगे पार्टनर से, कोई चार्ज नहीं करनी, निल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अच्छा देखिए, ये सब चीजें मैं थोड़ा सा अगर इसके बैकग्राउंड में जाऊं, ये सब जब डिस्प्यूट बनेंगे ना तब की बात है। ये जब चीजें डिस्प्यूट, जैसे ए और बी दो पार्टनर आपस में लड़ रहे हैं, और वो लड़ रहे हैं कि नहीं, एक कह रहा है कि नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना होना चाहिए, दूसरा कह रहा है कि नहीं इतना होना चाहिए। डीड में उन्होंने लिखा नहीं, तो डीड में नहीं लिखा तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो कर लो, वो कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप ठीक है म्यूचुअली एग्रीड हो, आपने डीड नहीं भी बनाई और आराम से चल रहे हो, तो गवर्नमेंट को क्या मतलब, बाकी लोगों को क्या मतलब आपकी डीड थी या नहीं थी, आप आराम से जो मर्जी देते रहो। लेकिन अगर डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो डिस्प्यूट के केस में फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लागू हो जाएगा, और वो ये सब चीजें कहता है। क्या कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, कुछ नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी, कोई भी नहीं, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पार्टनर्स पर हम कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे, उन्हीं की फर्म है।
सैलरी कमीशन टू पार्टनर्स, पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई कमीशन नहीं। लेकिन नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि अगर वो पार्टनर उस टाइम पर फर्म की मदद नहीं करता तो ये लोन बाहर से लेना पड़ता, बैंक से। बैंक से लोन लेते तो बैंक भी तो ब्याज लगाता, तो जब बैंक को इंटरेस्ट देते उस पार्टनर को भी दो। समझ में आ गया? तो अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा 6% पर एनम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी? इक्वल। जो मर्जी आपकी कैपिटल हो, एक की कैपिटल 10 लाख, दूसरे की कैपिटल 1 लाख, तो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा अगर आपकी डीड साइलेंट है या डीड नहीं है तो। एनी अदर रिम्यूनरेशन नहीं, कोई और रिम्यूनरेशन देने की भी जरूरत नहीं। तो क्रक्स क्या हुआ? डीड है तो जो डीड में लिखा है वैसे चल लो, डीड नहीं है तो सिर्फ दो चीजें बताई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम, बाकी कुछ नहीं देना, कुछ नहीं लेना। कौन सी दो चीज? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रखनी है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन लगेगा 6% पर एनम का, बाकी कुछ नहीं। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक पार्टनरशिप में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या बनता है? आप लोगों ने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या पढ़ा है ऑलरेडी क्लास 11th में। यहाँ पर P&L के बाद एक और अकाउंट बनता है जिसको बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, डिस्कस करेंगे अभी हम क्या होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर लास्ट होती है बैलेंस शीट। ये सब कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट बनते हैं एक पार्टनरशिप फर्म का। ठीक है, अब डिस्कस करना शुरू करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन क्या होता है। देखिए, एक है P&L और दूसरा है P&L एप्रोप्रिएशन। P&L और P&L एप्रोप्रिएशन में क्या फर्क है? प्रॉफिट एंड लॉस में वो चीजें आती हैं जो फर्म को देनी है, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो। फर्म उन खर्चों को अवॉइड नहीं कर सकती, वो आएगा P&L। P&L एप्रोप्रिएशन में वो आएगा जो सिर्फ हमें तब देना है जब फर्म में क्या हो रहा हो? प्रॉफिट। अगर फर्म में प्रॉफिट नहीं हो रहा तो ये देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप खुद सोचो, जब मैंने ये बात बताई तो ऐसी कौन से ऐसे खर्चे होंगे जो सिर्फ तब देने जब फर्म में प्रॉफिट हो? क्या बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, ऑफिस का रेंट, क्या ये हम अवॉइड कर सकते हैं ये कह के कि हमारे तो प्रॉफिट नहीं हुआ इस बार? नहीं कर सकते ना। इसका मतलब सारे खर्चे किस में चले गए? P&L। इसमें कौन से खर्चे आएंगे? रिलेटेड टू पार्टनर्स। जो पार्टनर से रिलेटेड खर्चे होंगे वो आएंगे P&L एप्रोप्रिएशन। ठीक है, एग्जांपल आप पूछो, मैंने कहा ना इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, ऑफिस रेंट, ये सब चीजें इसमें आएगी P&L में। P&L एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आएगा? पार्टनर की कैपिटल पर इंटरेस्ट देना, पार्टनर को सैलरी देना, कमीशन टू पार्टनर, ये पार्टनर की सैलरी है। एम्प्लॉय की सैलरी तो इधर ही आएगी। कमीशन टू पार्टनर। तो जो पार्टनर से रिलेटेड खर्चे हैं वो आते हैं P&L एप्रोप्रिएशन में, और जो बाकी आउटसाइडर के खर्चे हैं वो सब आएंगे P&L। समझ में आया पक्का? इसमें एक एक्सेप्शन और है। क्या एक्सेप्शन? ये है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट टू पार्टनर, ये दोनों खर्चे भी P&L का ही पार्ट बनेंगे। एक्चुअली P&L के लिए फ्रेज यूज किया जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। P&L में आने वाली आइटम को क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और इसमें आने वाली आइटम को बोलते हैं यूज ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इसमें आने वाली आइटम को बोलते हैं यूज ऑफ प्रॉफिट। मतलब आप देख लो वर्ड कैसे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब ये प्रॉफिट के अगेंस्ट एक चार्ज है
देना ही देना है, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो। लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन में क्या बोला, यूज ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तब तो यूज करेंगे, प्रॉफिट ही नहीं होगा तो यूज कैसे करेंगे। तो इसका मतलब इसमें वही आइटम आएगी जब फर्म में प्रॉफिट हो रहा होगा तब, मतलब पार्टनर से रिलेटेड चीजें। लेकिन एक एक्सेप्शन क्या है, पार्टनर से रिलेटेड दो चीजें ऐसी हैं, पार्टनर से रिलेटेड दो चीजें ऐसी हैं जो 4 जगह से प्रॉफिट है, वो भी मतलब देनी है चाहे फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो। वो कौन सी है, एक तो पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट और एक रेंट टू पार्टनर। ठीक है, ये दोनों किसका पार्ट बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस का। इसके लिए एक्ट ने क्या कहा कि ये आपको देना ही पड़ेगा चाहे फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो पार्टनर को। ये क्यों, क्योंकि अगर लोन बैंक से लेते तो बैंक वाला ये थोड़ी ना देता आपकी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। आप किसी के किराए पर बिल्डिंग लेते किसी से तो वो भी किराया मांगता ही मांगता है, ये नहीं कहता देख लेना अगर प्रॉफिट आए तो दे देना वरना रहने देना, कोई नहीं मानता ये बात। इस वजह से ये दोनों चीजें पार्टनर से रिलेटेड होते हुए भी किसने लिख दी, हमने P&L। समझ में आई ये चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पार्टनर्स कैपिटल। देखिए, पार्टनर की कैपिटल के दो अलग अलग सिस्टम, दो अलग अलग मेथड्स होते हैं। एक मेथड है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। पहले कौन सा, पहले फ्लक्चुएटिंग लिखा तो मैं वैसे ही समझाऊंगा, मैं कंफ्यूजन हो जाएगी। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और दूसरा है फिक्स्ड कैपिटल। क्या फर्क है दोनों में, देखिए। वैसे आपको फ्लक्चुएटिंग वर्ड से ही पता चल रहा होगा, फ्लक्चुएट कर रहा है। फ्लक्चुएट करने का मतलब चेंज हो रहा है ना। फिक्स का मतलब है कि कैपिटल यहां पर फिक्स रहेगी। देखिए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, एक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। जब सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल बन रहा है, ये हो क्या रहा है पहले ये समझ लो आप। देखो, एक फर्म से पार्टनर को बहुत सारी चीजें मिलती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट में शेयर, ये कई चीजें मिलती हैं। अगर हम ये सारी उसको कैश में दे देंगे तो फर्म तो बहुत नुकसान में जाएगी। मतलब फर्म आगे ग्रो कैसे करेगी जब इतना पैसा हर साल पार्टनर्स के घर चला जाया करेगा। तो कभी भी जो पार्टनर्स को, ओनर को पैसा देना है, वो उसके कैश, उसको सीधा कैश नहीं दिया जाता, वो उसकी कैपिटल में बढ़ा दिया जाता है कि आपकी कैपिटल बढ़ रही है। समझ में आया? इससे क्या है, पैसा बिजनेस में ही रहेगा, बस उसके नाम पे हो गया। वो पार्टनर्स का है पैसा माना, लेकिन रहा तो बिजनेस में। बिजनेस में रहेगा तो बिजनेस ग्रो कर पाएगा। पैसे से पैसा बनता है, तो बिजनेस में जितना ज्यादा पैसा होगा उससे ग्रो। बिजनेस में पैसे का मतलब ये नहीं कह रहा पैसे रख लो बिजनेस में, मतलब उसको यूज करो कहीं पर, जो भी अपॉर्चुनिटी मिले। तो कभी भी पैसा हम पार्टनर को कैश में नहीं देंगे, हम उसकी कैपिटल में बढ़ा देते हैं। उसको पैसा घर के लिए चाहिए, घर चलाने के लिए चाहिए, तो वो ड्राइंग्स कर लेगा ना, बट पूरा का पूरा एग्जैक्टली जितना उसका बनता है सारा क्यों दे उसके अकाउंट में। ठीक है, समझ में आई ये बात आपको। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या कहता है, इसमें एक ही अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो भी चीजें पार्टनर को मिल रही है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट शेयर, जो भी मिल रहा है सब कुछ उसकी कैपिटल में ऐड करते हो। और जो भी चार्ज करना है वो उसको क्रेडिट कर दो, मतलब उसमें से माइनस कर दो, जैसे ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो एक ही अकाउंट बनता है। लेकिन अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा हो, फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या कहता है, इसमें दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल और करंट में क्या फर्क है, कैपिटल में क्या जाएगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल विड्रॉ। ये आपको दिखाई दे जाएगा यहाँ पर स्क्रीन पे भी। कैपिटल का लाना और कैपिटल का ले जाना, कैपिटल इंट्रोड्यूस एंड कैपिटल विड्रॉ, वो तो पार्टनर्स कैपिटल में आएगी।
इसके अलावा जितनी भी चीजें पार्टनर को मिल रही है, वही सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट में शेयर वगैरह, जो भी चीजें मिल रही हैं वो सब कुछ किस में जाएगी? पार्टनर्स करंट। तो बस ये याद रखना है कि कैपिटल में तो दो ही चीजें गई, कैपिटल का लाना, कैपिटल का ले जाना। बाकी सारी चीजें किस में चली गई? पार्टनर्स करंट। क्योंकि कई लोगों को कंफ्यूजन होती है कि ये कैपिटल में डाले, करंट में डाले। आप सब कुछ करंट पे रखो, कैपिटल में तो दो ही है, कैपिटल का लाना, कैपिटल का ले जाना। मैंने एक चीज बोली, कैपिटल विड्रॉल। आप इसको ड्राइंग से कंफ्यूज मत करना। ड्राइंग्स एंड कैपिटल विड्रॉल आर डिफरेंट। समझना बात को। कैपिटल विड्रॉल और ड्राइंग्स में फर्क है। कैपिटल विड्रॉल और ड्राइंग्स में क्या फर्क है? देखिए, ड्राइंग्स तो होती है पर्सनल पर्पस के लिए। जब भी हम ड्राइंग्स कर रहे हैं मतलब पर्सनल पर्पस के लिए कर रहे हैं। ये कैपिटल विड्रॉल क्या है? आपने वैसे तो पढ़ ही लिया होगा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जैसे एक चैप्टर आता है। तो कई बार क्या है, जब पार्टनर एडमिट होता है फर्म में, तो ए बी दो पार्टनर थे, अब सी और आ गया, तो बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं, कैपिटल बहुत ऊपर नीचे चली जाती है। तो जैसे इसकी कैपिटल है 5,03,219 रुपए की कैपिटल आ गई इसकी। इसकी आ गई 2,07,643 की कैपिटल बी की आ गई। ऐसी सी की कुछ कैपिटल आ गई। अब वो चाह रहे कि नहीं, ये कैपिटल ढंग से नहीं है, इस कैपिटल को थोड़ा सा रेशियो में इंटैक्ट कर देते हैं। जैसे रेशियो है, फॉर एग्जांपल रेशियो है 3:2:1। एक काम करते हैं कि कैपिटल 3:2:1 में करते हैं, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, ऐसे कर देते हैं। तो अब इसकी कैपिटल कितनी है? 5,03,000 कुछ। कैपिटल करनी कितनी है इसको? 3 लाख। क्या करेगा ये कैपिटल विड्रॉ कर लेगा। ये कैपिटल अपने घर लेके चला जाएगा। समझ में आया? तो ये कोई ड्राइंग्स तो नहीं हुई, इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल विड्रॉ। तो आपको लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन में, चिंता मत करो कि ये कैपिटल विड्रॉल हो रही है या ड्राइंग्स हो रही है। और जस्ट विड्रू लिखा है तो इसका मतलब उसको ड्राइंग्स ही मानो। विड्रू फ्रॉम कैपिटल लिखा है तो बात और है, फिर तो कैपिटल विड्रॉल। समझ में आ गया? तो कैपिटल विड्रॉल और ड्राइंग्स में फर्क होता है। कैपिटल में क्या क्या आया? कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल विड्रॉल। बाकी सारी चीजें किस में जाएंगी? करंट। कंसेप्ट समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए। अब देखिए, इससे रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्रीज मैंने यहाँ पर आपको दे रखी हैं, और फिर इसका बाद में लेजर बना रखे हैं, P&L एप्रोप्रिएशन का और कैपिटल का। डिस्कस करते हैं जर्नल एंट्रीज। पहले जर्नल एंट्रीज का आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अगर पता है तो ये जर्नल एंट्री आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या है वो आपको सबको पता होने ही चाहिए। असेट्स और एक्सपेंसेस अगर फर्म में इंक्रीज होते हैं तो डेबिट। मेरी एक क्लास भी बनी हुई है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के, आप कहोगे मैं इसमें कमेंट बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हो। लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, अगर ये फर्म में इंक्रीज करते हैं तो क्रेडिट और डिक्रीज करते हैं तो डेबिट। असेट और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट। लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू अगर फर्म में इंक्रीज करेंगी तो क्रेडिट, डिक्रीज करेंगी तो डेबिट। ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब ज्यादा इसके अंदर नहीं घुस सकते हम क्योंकि फिर बिल्कुल ट्रैक से अलग चले जाएंगे। पहली जर्नल एंट्री की बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है? असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस क्या है? इन पांचों में से खर्चा है। कैपिटल पर फर्म उसको इंटरेस्ट दे रही है पार्टनर को, फर्म के लिए तो खर्चा हुआ। फर्म के खर्चे बढ़ रहे हैं तो एक्सपेंस बढ़ते हैं तो क्या होते हैं? डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू क्या करें? कैश में तो देना नहीं, मना किया था मैंने, पार्टनर के अकाउंट में बढ़ा दो। तो या तो पार्टनर्स कैपिटल / पार्टनर्स करंट, या तो कैपिटल में जाएगा या करंट में। ये मैंने या क्यों बोला? क्योंकि अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा होगा तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल, तो उसमें चला जाएगा। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है? 2 अकाउंट बनते हैं। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर किस में जाएगा? पार्टनर्स करंट में। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है।
समझ में आ गई बात पक्का? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू या तो पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट। अब ये खर्चा फर्म कहाँ पे बुक करेगी? जैसे आपने देखा होगा 11th में सारे खर्चे या तो ट्रेडिंग या P&L में चले जाते थे, बट ये वाला खर्चा तो पार्टनर से रिलेटेड है, तो ये कहाँ जाएगा? P&L एप्रोप्रिएशन। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई बात समझ में? ये जर्नल एंट्री हो गई। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की समझ में आ गई तो बिल्कुल सिमिलर है सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। ठीक है, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर में भी तो वो भी खर्चा ही है फर्म के लिए, वो डेबिट होगा टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट। फिर इस खर्चे को कहाँ ट्रांसफर कर दो? P&L एप्रोप्रिएशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तीसरी है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ओनर ने ड्रॉइंग्स करी, मतलब पार्टनर ने फर्म में ड्रॉइंग्स करी, तो इंटरेस्ट तो वो देगा ना फर्म को, फर्म तो नहीं देगी उसको इंटरेस्ट, वो फर्म को इंटरेस्ट देगा। तो फर्म के लिए क्या हो गया? रेवेन्यू। रेवेन्यू अगर बढ़ते हैं तो क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। तो ये होगा 2 में आएगा, मतलब 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बट ये भी कहेगा कि मैं क्या घर से लेके आऊंगा, ये कैपिटल में से ही काट लो। जब सब कुछ कैपिटल में ही डाल रहे हो तो कैपिटल में से ही काट लो। तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की इनकम ट्रांसफर कर दो बाद में किसमें? P&L एप्रोप्रिएशन। ठीक है, समझ में आ गया? तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। रिजर्व्स आपने 11th में चैप्टर पढ़ा होगा प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। रिजर्व क्या होता है? पैसे को सेट असाइड करके रखना फॉर फ्यूचर पर्पस। इस पर ये किसी पार्टनर को बांटेंगे नहीं, ये हम अलग करके रख देते हैं जिससे कि फर्म में ग्रोथ पर्पस में काम आए। अभी से किसी का क्लेम ना हो जाए कि ये तो मेरा है पैसा उसका है, हमने अलग करके रख दिया, किसी को नहीं बांटा ये पैसा फ्यूचर के लिए। तो अलग करके रखना है तो पार्टनर्स कैपिटल तो नाम आना भी नहीं चाहिए गलती से भी, अलग करके रख दो। P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट टू रिजर्व्स। P&L एप्रोप्रिएशन को डेबिट करो और रिजर्व में ट्रांसफर कर दो पैसे टू रिजर्व्स। फिफ्थ एंट्री है ट्रांसफर ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट। जो फर्म में रिमेनिंग प्रॉफिट बच गए उसको बांटना। रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे बचे भाई? देखो, P&L से एक नेट प्रॉफिट बचा हुआ, P&L अकाउंट में आपने 11th में नेट प्रॉफिट निकाला था, वो आया। अब फर्म में क्या क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया पार्टनर को, सैलरी दी, कमीशन दी, ये सब चीजें दे दाके जो बच गया लास्ट में वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही तो बटेगा। तो वो बात कर रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट, वो बांट दो। P&L एप्रोप्रिएशन को डेबिट करेंगे टू या तो पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट, डिपेंड करता है कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है उसके हिसाब से। आई बात समझ में? लास्ट एंट्री है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब ये इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। ऐसी रेंट टू पार्टनर होता तो वो भी एक ही बात है, दोनों सिमिलर है। क्यों बोल रहा हूं मैं ये बात? क्योंकि आपको याद है मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये दोनों खर्चे ऐसे हैं जो है तो पार्टनर के, बट ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये P&L एप्रोप्रिएशन की आइटम नहीं है, ये P&L की आइटम है। ठीक है, ये देने ही देने जब फर्म में प्रॉफिट हो या फिर लॉस। ठीक है, तो एंट्री क्या हुई? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। इसको हम ट्रांसफर पार्टनर कैपिटल करंट में नहीं करते जनरली, इसमें ट्रांसफर करते हैं पार्टनर लोन। मतलब भाई किसी से लोन लिया है, उस पर इंटरेस्ट या तो दे ही दो, तो टू कैश कर दो, टू बैंक कर दो, चेक से दिया है तो। और अगर नहीं पे किया तो वो लोन में ही बढ़ जाता है। फिर अगर आप बैंक के लोन का इंटरेस्ट ना पे करो तो वो लोन में ही ऐड हो जाएगा। फिर अगली बार वो जो लोन आपका आउटस्टैंडिंग था प्लस जो पिछली बार इंटरेस्ट नहीं दिया, उन दोनों पर मिलाकर इंटरेस्ट लगेगा। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, क्यूमुलेटिव लगेगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट इसको बोलते हैं। तो कंपाउंड, सॉरी क्यूमुलेटिव नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू पार्टनर लोन अगर पे नहीं किया, पे करा तो टू कैश, और फिर ये खर्चा किसमें ट्रांसफर कर दो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स। समझ में आई ये बात? ये तो मैंने आपको जर्नल एंट्री समझाई। अब इसका क्या बनता है? लेजर बनता है पार्टनर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। यहाँ पर आपको दिखाई दे ही रहा है
पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आ रहा है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड से चलना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो क्रेडिट साइड पर बाय नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है और लेस करके लिखा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि जनरली क्या होता है, हमारे जब क्वेश्चंस आते हैं तो हमें कहता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दो। अब हम कैसे दें? ये तो पी एंड एल के आइटम थे और आपको सीधा नेट प्रॉफिट दे रखा है। तो या तो मैं पहले पी एंड एल फिर से बनाऊं, पी एंड एल को ठीक करें, बट क्या आपके पास पी एंड एल की सारी आइटम है जो आप पी एंड एल बना पाओगे? वो तो बन तो सकता नहीं। तो इसका मतलब क्या करूं, शॉर्टकट क्या है, जो प्रॉफिट ऊपर दिया है पी एंड एल से प्रॉफिट चल के आया, उसमें वो लोग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन लिखना भूल गए थे, मतलब रह गया था, तभी हमें कह रहे करो, तो हम अब माइनस कर देंगे उसको। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में तो नहीं ले जा सकते, कंसेप्ट को तो चेंज नहीं करेंगे, तो हम नेट प्रॉफिट में से लेस करके दिखा देते हैं, लेस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स। समझ में आया? तो बाय नेट प्रॉफिट लिखकर लेस कर दो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, जिससे कि नेट प्रॉफिट ठीक वाला हमारी जो बाहर अमाउंट वाले कॉलम है उसमें ठीक वाली फिगर जाए। आया समझ में? बाद में नीचे लिखा है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स नहीं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स तो ओनर ने करी, वो तो उसकी कैपिटल से कट गई। अब उस ड्रॉइंग्स पर फर्म ने उस पर क्या चार्ज करा? इंटरेस्ट, तो वो क्रेडिट में ही आएगा, फर्म के लिए तो इनकम है, तो बाय में लिखा, जैसे नेट प्रॉफिट है उसके बाद नीचे लिखा। डेबिट साइड पर सारे खर्चे आ रहे हैं, देखिए, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन। मैंने सैलरी ए लिखा है, फिर कमीशन ब्रैकेट में बी, मतलब जैसे एग्जांपल लिखा है कि ए को जैसे सैलरी मिल रही है, बी को कमीशन मिल रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का अमाउंट इतना इतना। टू रिजर्व, अगर वो कुछ कह रहा है रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। लास्ट में टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल करंट, बीस कैपिटल करंट। कैपिटल या करंट जो भी मेथड फॉलो हो रहा है उस हिसाब से आ जाएगा। बस यही है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। ऐसे भी समझ लिया, अगर आपको ऐसे नहीं तो लेजर पोस्टिंग करके देख लो। जैसे वहां पर क्या पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होता है टू पार्टनर्स कैपिटल, फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को डेबिट ही करना था ना, तो टू डेबिट करके लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आया? वरना पी एंड एल की तरह से ही तो चल रहा है, पी एंड एल भी तो ऐसे ही बनता था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की तरह। डेबिट साइड पे सब खर्चे आएंगे, क्रेडिट साइड पर इनकम आनी है, बाय नेट प्रॉफिट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और डेबिट में खर्चे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन, टू रिजर्व, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिमेनिंग, मतलब टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू द पार्टनर्स। आ गया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन समझ में? अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन तो कॉमन है, चाहे फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा हो, चाहे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा हो। भाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो फर्म का है ना, ट्रेडिंग, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, ये तो फर्म बना रही है। अब पार्टनर को जो मिल रहा है उसके दो मेथड थे, या तो था फिक्स्ड कैपिटल मेथड या था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो अगर ये लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं, अगर ये लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हैं, तो देखिए आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना हुआ दिखेगा। अब इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले मैंने लिखा है बाय बैलेंस बीडी। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, सब कुछ जो भी पार्टनर को मिल रहा है एक ही अकाउंट में डाल दो, ये तो इससे सिंपल और क्या होगा। बस हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट होती है और घटेगी तो डेबिट होती है। तो जो भी पार्टनर को मिलेगा फर्म से वो सब क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि उससे उसकी कैपिटल बढ़ेगी। तो देखो लिखा है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। ये बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्या है, वो जो लास्ट में प्रॉफिट बच गया था ना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, वो ट्रांसफर कर दिया, तो सब क्रेडिट हो रहा है। और डेबिट में क्या है, डेबिट में एक तो टू ड्रॉइंग्स और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यही फर्क है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और कैपिटल में। देखो कई लोग क्या करते हैं, जैसे वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से पार्टनर्स कैपिटल में उतारते हैं सारी फिगर, क्योंकि कई लोग ऐसे याद करते हैं कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में जैसे बाय, जैसे डेबिट में आया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसके इधर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बात ठीक है, गलत नहीं है कि जो भी यहाँ डेबिट में आ रहे हैं खर्चे वो पार्टनर को तो मिल रहे हैं, तो उसकी कैपिटल में क्रेडिट होंगे,
बाय सैलरी, बाय कमीशन, माना। ऐसे यहाँ पर क्रेडिट पे P&L एप्रोप्रिएशन में आ रहा था बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो पार्टनर कैपिटल के डेबिट में आएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बात ये भी ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ टू ड्राइंग्स भी तो आएगा, वो मत भूल जाना, क्योंकि ड्राइंग्स P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखेगी आपको, बट कैपिटल में तो दिखेगी। ड्राइंग करने का मतलब क्या है, अपना ही पैसा निकाल लिया तो कैपिटल में से ही तो कटेगा। इसमें फर्म का प्रॉफिट लॉस कहाँ हुआ जो मैं P&L में लिखूं? अपना पैसा उसने लगाया फिर निकाल लिया, क्या इसमें कोई फर्म को प्रॉफिट या लॉस हुआ? नहीं, तो सिर्फ कैपिटल में आएगा ड्राइंग्स। हाँ, लेकिन ड्राइंग्स पर जो फर्म ने इंटरेस्ट चार्ज किया वो फर्म के लिए प्रॉफिट है, वो रेवेन्यू है, वो आया है क्रेडिट साइड। समझ में आया ये चीज? लेकिन अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा होता तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट। पार्टनर्स कैपिटल में देखिए सिर्फ छोटी सी चीज, पहले बाय बैलेंस BD लिखा जो दोनों की ओपनिंग कैपिटल्स है। एग्जांपल लिया कि A लेके आ रहा है कैपिटल, B लेके जा रहा है, तो A अगर लेके आ रहा है तो बाय कैश अकाउंट A में देखो लिखा, बाय कैश करके A में लिख दिया, और B लेके जा रहा है तो टू कैश करके B में लिख दिया कि B ने कैपिटल डेबिट साइड पे लिख दिया कि B कैपिटल विड्रॉ करके ले गया। लास्ट में टू बैलेंस CD, जितनी कैपिटल बच गई। आया समझ में? ये होता है पार्टनर्स कैपिटल। इस कैपिटल विड्रॉन, कैपिटल इंट्रोड्यूस के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सब किस में जाएंगी? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो बाय बैलेंस BD, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, P&L एप्रोप्रिएशन, फिर टू में ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बैलेंस CD, ये सब कुछ पार्टनर्स करंट में चला गया। आया आपको ये सब कुछ समझ में? ये हमने कैपिटल अकाउंट बनाना देखा। हम एक प्रैक्टिकल, जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और ढंग से समझ में आएगी चीजें। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको बता दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप डिटेल में पढ़ते हैं। आप लोगों ने ये तो पढ़ ही लिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर डीड साइलेंट है तो कितना देते? कुछ भी नहीं देते। अगर डीड साइलेंट होगी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन दूसरा केस है, अगर डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है, ठीक है, कि देना है, अब उसमें तीन अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना। क्या आपको वैसे दिखाई दे रहा है तो मैं लिखने की जरूरत नहीं। जैसे अगर फर्म में जो नेट प्रॉफिट बचा वो नेट प्रॉफिट आया 1 लाख का, ठीक है, हमारा नेट प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है A को और B। A को देने हैं 1.5 लाख रुपए और B को देने हैं 50,000। 1.5 लाख और 50,000 रुपए A और B को इतना देना है। फर्म में प्रॉफिट कितना है? 1 लाख रुपए। क्या हम दे पाएंगे? 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख में से दे देंगे? दे देंगे तो फर्म में लॉस आ जाएगा। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतनी जरूरी चीज है कि फर्म चाहे लॉस में ही डूब जाए पर देना ही देना है? वो तो वो होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली आइटम जो P&L की होती है। क्या ये P&L की आइटम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? नहीं, ये कहाँ की आइटम है? P&L एप्रोप्रिएशन की। ये तो सिर्फ उतनी दो जितना फर्म में प्रॉफिट हो, बाकी तो नहीं देने चाहिए। तो वही 3 सिचुएशन है। पहली सिचुएशन क्या है? सफिशिएंट प्रॉफिट। सफिशिएंट मतलब जैसे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ 4 लाख होता, क्या दिक्कत होती है आपको? आराम से तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए क्या लिखा है? प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एग्रीड, जितना एग्रीड है दे दो। फिर आप देखो लॉस वाला जो तीसरे कॉलम में ना, लॉस। अगर प्रॉफिट आए ना लॉस आ जाए, लॉस है 50,000 रुपए का, तो लॉस में तो बात भूल जाओ। लॉस में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन की आइटम तो तब देनी है जब फर्म में क्या हो? प्रॉफिट। तो देना ही नहीं है, भूल जाओ, नहीं देंगे। लेकिन इसकी बीच की सिचुएशन होती है इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाली। इनसफिशिएंट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट तो है पर पूरा नहीं है। प्रॉफिट कितना है? जैसे एग्जांपल लिया हमने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है,
1 लाख रुपए को का प्रॉफिट है अवेलेबल और हमें देने हैं 2 लाख रुपए ऐसे, तो कैसे दें? इसके लिए कहा जाता है जितना भी ए को देना है और बी को देना है इसका रेशियो निकाल लो। ऐसा नहीं कि आधा आधा बांट दो। अगर मैंने आधा आधा बांट दिया 50 इसको 50 इसको, तो बी के तो मजे आ गए। बी को तो मिलने ही 50 थे, बी को 50 ही मिले। ए कहेगा आपका ठीक रहा, फिर तो बी के लिए ही ठीक रहा, मेरा तो नुकसान लग गया। 1.5 लाख की जगह 50 मिला, आपको 50 की जगह भी 50 ही मिला। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। तो क्या करेंगे, इनके जो भी बेनिफिट्स हमें देने हैं इसकी रेशियो निकाल लेंगे। इसकी रेशियो आ गई 3:1। अब अवेलेबल प्रॉफिट को 3:1 में बांट दो। अवेलेबल प्रॉफिट है 1 लाख, इसको 3:1 में बांट दो। कितना आ रहा है? अगर हम बांटेंगे तो 75,000 और 25,000 ये मिल जाएगा। इससे क्या हुआ? नुकसान तो दोनों को हुआ, बट अब नुकसान का प्रोपोर्शन सेम है, तो कोई कह नहीं सकता कि आपने बायस डिसीजन लिया। अवेलेबल प्रॉफिट्स को जो भी हमें चीजें बांटनी है उसकी रेशियो में बांट दो। ये सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर लागू नहीं होता, कुछ और भी देना होता तो भी हम ऐसे ही करते। हम क्या करेंगे, ए और बी 2 पार्टनर हैं, हम कहेंगे आप बता दो, आप लिस्ट बना दो ए को क्या क्या मिलना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह जो भी। ऐसे बी का देख लो, बी को क्या क्या मिलना था। उन दोनों के जो टोटल आए, ए को मिलने थे इतने, बी को मिलने थे इतने, उन दोनों की रेशियो निकाल दो और अवेलेबल प्रॉफिट को उस रेशियो में बांट दो। आई बात समझ में? अवेलेबल प्रॉफिट को उस रेशियो में बांट दो। ठीक है, वही लिखा है कैलकुलेट रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ तो क्योंकि कैपिटल की बात हो रही है तो रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये निकाली। डिस्ट्रीब्यूट द अवेलेबल प्रॉफिट इन दैट रेशियो, जो भी अवेलेबल प्रॉफिट है उसको उस रेशियो में बांट दो। आया समझ में? तीसरा केस क्या कहता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा केस कहता है कि अगर डीड में लिखा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि इसका मतलब तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही नहीं पता। पार्टनर्स अगर ये सोचे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में लिखकर तो रख दिया कि देना है, बट ये भी क्या पता मिलेगा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर साल के एंड में प्रॉफिट ढंग से नहीं आया तो वो भी कट पीट के मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नेचर ही बदल दिया। उन्होंने क्या करा, अपनी डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान लिया। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आप समझे? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट किसके लिए, ये वाला फ्रेज किसके लिए यूज होता है? P&L के लिए। तो उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान लिया, P&L की आइटम मान लिया। इसका मतलब क्या है, देना ही देना है, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो, इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, सफिशिएंट प्रॉफिट हो या लॉस, जो मर्जी हो, फिर तो आप आंख बंद करके दो। अब अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता तो हम 1 लाख में से भी 2 लाख रुपए देते, क्योंकि कौन सा कैश में देना, कैपिटल में तो बढ़ाना है, बढ़ाते। इससे फर्म में लॉस आता, वो लॉस वो लोग बियर करते। समझ में आ गया? तो अगर ऐसा वो लिख देते अपनी डीड में तो तीसरा केस ये बना था। आया समझ में आप लोगों को? नेक्स्ट है इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को डिटेल में पढ़ना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होती है? अगर ड्राइंग्स का पैटर्न फिक्स है, अगर ड्राइंग्स का पैटर्न फिक्स है कि आप अमाउंट और जो गैप बिटवीन ड्राइंग्स है वो सेम रहता है, हमेशा 5,000 रुपये ही निकालते हो और लगभग 1 तारीख को ही निकाल लेते हो, या लगभग हर बार 15 तारीख को निकालते हो, या महीने के एंड में निकालते हो, कैसे भी, और अमाउंट भी हमेशा सेम रहता है ड्राइंग्स का। ऐसे केस में जो मेथड लगता है उसको हम लोग बोलते हैं एन्युटी मेथड। ठीक है, ऐसे केस में जो मेथड लगता है उसका नाम क्या है? एन्युटी मेथड। आप सोचोगे कि ऐसा भी हो सकता है कि ड्राइंग्स का अमाउंट सेम हो, पर्सनल पर्पस। हाँ, अगर उसने सोच लिया कि उसके बच्चे की स्कूल की फीस हमेशा मैं फर्म के अकाउंट से ही पे करूंगा, तो लगभग सेम डेट पर ही जाए, सेम अमाउंट ही होगा, लगभग साल में क्या चेंज करते रहेंगे बार बार स्कूल की फीस।
गैप भी सेम हो गया, अमाउंट भी सेम। गैप सेम मतलब हर महीने करे ये जरूरी नहीं है, हर 2 महीने में कर ले, हर 3 महीने में कर ले, हर 4 महीने में कर ले, गैप तो सेम है ना। उसको बोलते हैं अगर गैप भी सेम हो और ये दोनों चीजें सेम हो, अमाउंट, दोनों कंडीशन होनी चाहिए, एक नहीं दोनों, और नहीं है, एंड है, ये एंड है, ठीक है, इस पर ध्यान दो। दोनों अगर फॉलो, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, उस केस में लगता है एन्युटी मेथड। फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग्स इनटू R by 100 इनटू पीरियड बाय 12। टोटल ड्राइंग्स इनटू R by 100 इनटू पीरियड बाय 12। टोटल ड्राइंग्स क्वेश्चन में मिल जाएगी, जैसे उसने कहा 1000 रुपए हर महीने निकाले, तो 1000 इंटू 12 टोटल ड्राइंग्स हो गए, इंटू रेट बाय 100, रेट आ गया, अपॉन में 12 भी लिख दोगे। मेन चीज क्या है, पंगा किस चीज का, पीरियड कैसे निकलेगा, ये पीरियड ही मेन है निकालना एन्युटी मेथड। तो एन्युटी मेथड में पीरियड का फॉर्मूला है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। क्या बोला मैंने, वैसे आपको दिखाई दे रहा होगा उसमें, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। पहली ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स बचे, आखिरी ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स बचे, डिवाइडेड बाय 2। इसका एवरेज कर, तो एक एवरेज पीरियड का हम ड्राइंग्स का इंटरेस्ट लगा रहे हैं उसका, ठीक है। ये एवरेज लेना बोलते हैं इसको, कि भाई दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दिया, मीन निकाल दिया पीरियड का। सॉरी, फॉर्मूला तो समझ में आ गया कि मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन भी करवा दूंगा वीडियो में। इसको अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट बना रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रट के मत जाना, ऐसी समझ के जाना। बिगिनिंग मिडल एंड, एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, एवरी 6 मंथ्स। इसमें देखो, जैसे हर महीने की बात करें, हम कैलेंडर लेते हैं, कैलेंडर ईयर, जिससे कि आपको इजी रहे। साल कब से शुरू होता है, जनवरी, खत्म कब होता है, दिसंबर। एक आध निकाल कर देखते हैं, फिर आप बाकी चार्ट पूरा बना लेते हैं। हर महीने की बिगिनिंग में अगर ड्राइंग करी, इफ ही विड्रू एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की बिगिनिंग में अगर वो बंदा ड्राइंग कर रहा है, ठीक है, कैसे करेंगे, मैंने फॉर्मूला क्या बताया, पीरियड कैसे निकालेंगे, पीरियड के निकालने की बात कर रहा हूं। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग उसने कब करी होगी, 1 जनवरी को। हर महीने की बिगिनिंग कर रहा है, तो आखिरी ड्राइंग कब करी होगी, 1 दिसंबर को। 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, ऐसे चलते चलते आखिरी ड्राइंग कब करी होगी, 1 दिसंबर को। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 1 जनवरी के बाद कितने मंथ्स लेफ्ट है, 11 मत बोलना, 1 जनवरी को क्या 1 महीना बीत जाता है, नहीं, पूरे 12 महीने ही बचे हुए हैं, तो प्लस 1 दिसंबर के बाद कितने मंथ्स लेफ्ट है, पूरा 1 महीना, 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। आया समझ में, पक्का, ठीक है। तो ये वैसे ही चार्ट बना रखा है मैंने, ये आप समझ ही लोगे। एक और अगर देखना हो तो जैसे एवरी क्वार्टर का, हर क्वार्टर की बात करें तो जनवरी से, पहला क्वार्टर क्या होता है, क्वार्टर होता क्या है, क्वार्टर मतलब होता है 1/4, क्वार्टर मतलब 1/4 होता है। तो हर क्वार्टर में किया, पहला क्वार्टर, 4 क्वार्टर्स होते हैं एक साल में, 4 क्वार्टर होते हैं, जनवरी से मार्च, फिर अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर। तो पहला क्वार्टर होगा जनवरी से लेकर मार्च तक का, आखिरी क्वार्टर क्या होगा, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, ठीक है। ये अब इसमें कौन सा एग्जाम्पल, वो एंड वाला ले लें, जो एंड वाला दे रखा है, जिससे आपको सारा समझ में आए, आखिरी कॉलम में एंड वाला। तो अगर उसने एंड ऑफ एवरी क्वार्टर करी ड्राइंग्स, हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग्स करी, हर क्वार्टर के एंड में, पहले क्वार्टर का एंड कब होगा, 31 मार्च, आखिरी क्वार्टर का एंड कब होगा, 31 दिसंबर, ठीक है।
31 मार्च को ड्राइंग्स करी, कितने मंथ्स लेफ्ट है साल खत्म होने में? 9 महीने। 31 दिसंबर, कितने मंथ्स लेफ्ट है साल खत्म होने में? 0। तो 9+2 डिवाइडेड बाई 0। समझ में आया? तो ये तरीका होता है पीरियड निकालने का। एक बार पीरियड निकल गया फिर ऊपर पुट कर दो फॉर्मूले में, टोटल ड्राइंग्स इंटू R/100 इंटू पीरियड बाय 12, उसमें पुट करना है बस। आ गया ना समझ? ठीक है। अगर ठीक है एन्युटी मेथड फॉलो ना हो रहा हो, मतलब अगर गैप सेम ना हो या अमाउंट सेम ना हो या इनमें से एक भी चीज कोई सेम ना हो, तब क्या होगा? तब हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल के हिसाब से प्रोडक्ट रूल के हिसाब से जैसे देखिए आपको लिखा है ड्राइंग्स और डेट गिवन है। पहले मैं डेट लिख देता हूं, डेट और ड्राइंग्स, इनका साल खत्म हो, ये फाइनेंशियल ईयर फॉलो करिए। फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल से दिसंबर वाला। तो अगर उसने पहली ड्राइंग करी 1 जून को, फिर करी 31 अगस्त को, और फिर करी 1 फरवरी को, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 7,000। कैसे करेंगे? क्योंकि एन्युटी मेथड तो लग ही नहीं सकता, साफ साफ दिख रहा है अमाउंट अलग अलग हो गए, गैप भी सेम नहीं है, और एक भी चीज ना हो तो एन्युटी मेथड तो नहीं लगता। तो क्या करेंगे? हम निकालेंगे मंथ्स लेफ्ट, कितने महीने रह गए साल खत्म होने में। 1 जून के बाद कितने महीने रह गए साल खत्म होने में? 10 महीने। 31 अगस्त के बाद कितने मंथ्स रह गए साल खत्म होने में? 4, 3, 7 महीने। 1 फरवरी के बाद कितने मंथ्स रह गए साल खत्म होने में? 2 महीने। अब हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। किस चीज का? ए और बी, ए इंटू बी का। ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय मंथ्स लेफ्ट, जैसे इसमें हो गया 50,000, 70,000, 14,000। इस प्रोडक्ट का कर दो सम, इस प्रोडक्ट का सम कर दो 1,34,000। फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू R/100 इंटू 1/12। ये फॉर्मूला है प्रोडक्ट रूल का इंटरेस्ट निकालने के लिए। सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू R/100 इंटू 1/12। सम ऑफ प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट निकाला इसका सम इंटू R/100 इंटू 1/12। ये फॉर्मूला कहां से आया बन के? इसका लॉजिक है, सबके पीछे लॉजिक होता है। देखो अगर आपको ये नहीं पता होता फॉर्मूला, हम क्या करते? हम जैसे एक एक का अलग अलग निकालते कि अच्छा इसने 5,000 ड्राइंग करी तो 5,000 1 जून से लेकर उसका तो 10 महीने का इंटरेस्ट लगेगा और रेट पर लगेगा। फिर ऐसे ही अलग दूसरे वाले का करते, फिर ऐसे ही तीसरे वाले का करते। तो उसने क्या किया फॉर्मूले ने? उसने कहा कॉमन क्या है? R/100 हमेशा कॉमन रहेगा, अपॉन में 12 कॉमन रहेगा, वो बाहर निकाल दिया। R/100 इंटू 1/12 को बाहर निकाल दिया। क्या बदलेगा हमेशा? एक तो ड्राइंग्स का अमाउंट मल्टीप्लाई बाय मंथ्स लेफ्ट, इनका प्रोडक्ट का सम कर लो, उसको बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू R/100 इंटू 1/12। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट रूल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने। आया समझ में? ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में 2 छोटी छोटी बातें और हैं। क्या है 2 छोटी छोटी बातें? वो ध्यान से सुन लो। एक पहली छोटी बात ये कि अगर कभी भी पर एनम ना लगा हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, आपको ऐसे बोले 5% पर एनम ना लगाए, तो आप मंथ्स को इग्नोर कर देना। जैसे आपको कहे 10,000 रुपये ड्राइंग करी 1 मई को और 5% इंटरेस्ट लगाना है,
तो सीधा 10,000 इंटू 5/100 कर दो, मन से मल्टीप्लाई मत करो। ये मत देखो कि एक महीने मतलब 11/12 करेंगे, नहीं, मन से इग्नोर कर देंगे, क्योंकि पर एनम मतलब एक साल का 11%, मतलब एक साल का परसेंट। तो अगर साल ही नहीं गिवन तो सिर्फ डायरेक्ट लगा दो, फ्लैट रेट पर लगेगा 5%। समझ में आई बात? अगर पर एनम नहीं लगा हुआ देन इग्नोर मंथ्स। अगली बात इसमें क्या होती है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है वैसे, अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं गिवन कि उस पार्टनर ने ड्राइंग्स कब करी है, इन केस डेट ऑफ ड्राइंग्स मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि उसने पैसा निकाला कब, तो हम ये मान लेंगे कि उसने साल के बीच में निकाला है, 6 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे। ठीक है ना, साल के शुरू में मानेंगे, साल के शुरू में मानेंगे तो बेचारे को नुकसान, साल के एंड में मानेंगे तो फर्म को नुकसान, बीच में मान लो 6 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे। अगर ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, और अलग से नहीं आता, जैसे बीच में कहीं एक लाइन डाल देंगे फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में कि इसने इतने रुपए की ड्राइंग्स करी थी, डेट बताते नहीं, तो डेट नहीं बताई तो आप कितने मंथ्स का लगाओगे, 6 महीने का। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू R/100 इंटू 6/12। आई बात समझ? फिर इसके बाद बहुत छोटी छोटी चीजें बच गई। अच्छा, पास्ट एडजस्टमेंट्स और गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर, ये छोटी चीजें नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बट ये मैं आपको गुडविल चैप्टर के साथ करवा दूंगा, ठीक है, वरना बहुत ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। पास्ट एडजस्टमेंट्स जो होती है और गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ये दोनों हम लोग कवर कर लेंगे गुडविल के साथ। उससे पहले ये कमीशन दे रखा है और ट्रांसफर टू रिजर्व्स। कमीशन आपने पढ़ा हुआ है, कमीशन 11th में भी मैनेजर कमीशन पढ़ा था, वैसे ही है। कमीशन अगर बिफोर चार्जिंग बोलता है तो R/100, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोलता है कि वो कमीशन भी माइनस करो जो आप निकाल रहे हो, तो कर सकते हो आप माइनस जो आप निकाल रहे हो, तो इसलिए क्या करोगे, R/100 प्लस R कर दो। इसका भी फॉर्मूले की डेरिवेशन है, मैं ये नहीं कह रहा रट लो, बट अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा डेरिवेशन पढ़ें। तो R/100 प्लस R करेंगे कब, जब कहेगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और अगर बिफोर चार्जिंग में R/100। रिजर्व्स में कहता है अगर लिखा हो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट रिजर्व में डालो तो सीधा डाल देना, टू P&L एप्लीकेशन में बताया था ना थोड़ी देर पहले, टू रिजर्व करते हैं, वो कहे 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट का 10% निकाल लेना। सॉरी, लेकिन अगर वो कहे कि डिविजिबल प्रॉफिट का 10% दो, डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, जैसे P&L एप्लीकेशन बना रखा है, यहाँ लिखा है नेट प्रॉफिट 1 लाख, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000, टू रिजर्व में डालना है पैसा। अब 1 लाख का 10% कहता तो 10,000 लिख देता, बट वो कह रहे नहीं, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल का मतलब होता है जो डिवाइड करने वाला प्रॉफिट था। डिवाइड करने वाला कौन सा था, अगर ये रिजर्व नहीं होता आज तो डिवाइड क्या करते हैं हम, दिस साइड माइनस दिस साइड, 1 लाख माइनस 20, 80,000 को डिवाइड कर रहे होते, वो डिविजिबल प्रॉफिट है। 80,000 का 10%, 8,000 रुपए ट्रांसफर कर दो, बाकी को फिर वो जो डिविजिबल प्रॉफिट है कम हो गया, 80 आ रहा था पहले, 8 इस पे डाल दिया तो 72,000 है। आई बात समझ में? प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जितना ज्यादा शेयर हो सकता है आप लोग कर दीजिएगा, इससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्लासेस की वीडियो बनाऊं, ठीक है। बाकी चीज़ें हम लोग गुडविल के साथ हम पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर भी करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच।